गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था कि स्केलर और वेक्टर होने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। आपको याद भी होगा कि स्केलर क्वांटिटी के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों की रिक्वायरमेंट के साथ साथ वो वेक्टर एडिशन लॉ को भी फॉलो करना चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा, वेक्टर। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट है, इस वायर में फ्लो हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इस वायर में आई एम्पियर की करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। इसमें डायरेक्शन भी है, मान लीजिए इस आई की वैल्यू 4 एम्पियर है, सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो इस वायर में 4 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, यानी करंट की वैल्यू कितनी है, 4। करंट की वैल्यू कितनी है, 4। और इस वायर में करंट कहां से कहां फ्लो हो रही है, ए से बी की तरफ फ्लो हो रही है। इसका मतलब डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है। आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इवन दे हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। Why it is not a vector? Because they are not follow the vector law of addition, that is law of Polygon and law of Pythagoras. तो ये आपको समझ में आ गया होगा। Even electric current have direction as well as magnitude, but it is not a vector quantity. Because reason is that they don't follow the vector addition law. ये vector addition law को follow नहीं करता है, इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी वेदर दे हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। आपको क्लियर हो गया। आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है। तो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आपका जवाब होगा नो, इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज दे आर नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ, दैट इज लॉ ऑफ पॉलीगन एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा इससे आगे ले चलते हैं। अदिश राशि और सदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को आपने पढ़ लिया। अब हम आपको जिस क्वांटिटी के बारे में बताने जा रहे हैं वो क्या है, प्रदिश राशियां, जिनको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। टेंसर बहुत खतरनाक मैथमेटिक्स है, जस्ट लाइक अ कैंसर। समझ में बात आ रही है? टेंसर को लोग कैंसर भी बोलते हैं क्योंकि बड़ा खतरनाक मैथमेटिक्स है इसकी। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, हम आपको बताएंगे कि टेंसर क्या होता है। टेंसर कुछ नहीं है, आप जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो करते क्या है, आलू मटर गोभी सब डाल के क्या कर देते हैं, सब्जी बना देते हैं, और सब्जी आपकी क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। ठीक वैसे ही जनरलाइज क्वांटिटी जो होती है, सारी क्वांटिटी को एक साथ मिला दे तो उसको हम क्या कहते हैं, टेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंसर। और इसको कैसे हम अलग करते हैं, रैंक के आधार पे अलग करते हैं। कैसे अलग करते हैं, अगर हम रैंक 0 कर देते हैं तो ये टेंसर क्वांटिटी यानी जो प्रदिश राशि है वो क्या बन जाती है, अदिश जैसा व्यवहार करना शुरू कर देती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। हमने क्या किया, सारी राशियों को एक डब्बे में बंद कर दिया। क्या किया हमने, सारी राशियों को एक डब्बे में बंद कर दिया, और फिर बंद करने के बाद क्या किया, हमने उस रैंक को डिसाइड किया। और रैंक को जब हमने 0 रखा तो ये राशि क्या बन गई, स्केलर बन गई, ठीक है। और जब हमने रैंक को 1 कर दिया तो क्या बन गया, वही राशि वेक्टर बन गई। क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है कि प्रदिश में अदिश और सदिश, स्केलर और वेक्टर दोनों होते हैं, और रैंक डिसाइड करता है कि वो सदिश है कि अदिश है। चलिए ये तो हो गया टेंसर का। और टेंसर को डिफाइन कैसे करते हैं, टेंसर के अंदर मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अलग अलग होता है। ये रिमार्केबल बात है, इसको आप ध्यान में रखिए। टेंसर में डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये बात आपको पूरा याद रखना है, ध्यान रखना है कि इसमें मैग्नीट्यूड हमेशा होता है। मैग्नीट्यूड तो जरूर होगा, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में इनके मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। अब आपको हम बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए।
वो कौन सी राशि है जो प्रदिश राशियों जैसा व्यवहार करती है। तो जैसे हम आपको बताएं, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो प्रदिश राशि जैसा व्यवहार करती है। और दूसरा, किसी मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है वो भी कैसा व्यवहार करता है, किसी मोटे तार का प्रतिरोध वो भी प्रदिश राशि जैसा व्यवहार करता है। तो ये दो एग्जाम्पल आपके सामने रखे गए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो प्रदिश राशियों की श्रेणी में आते हैं। अब क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो जैसे जैसे आप पॉइंट को छोड़ेंगे उसके जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यानी डायरेक्शन बदलने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इक्वल्स टू mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है। मेरे एक विद्यार्थी ने ये क्वेश्चन भी किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे और अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से चेंज करके अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज होगी। यस, 100% मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्योंकि सपोज कीजिए ये एक लाइन है, यहां से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट का इस पॉइंट का इस पॉइंट का निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो रहे हैं, यहां तक ये सारे डिस्टेंस ए हो गया, मान लीजिए पॉइंट बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, राइट। हमारे पास 4 पॉइंट हो गए, ये हम इसको ओरिजिन मान ले रहे हैं। यहां से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की कोशिश की तो क्या होगा, ओस से ए के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 दैट इज mr² हो जाएगा, राइट। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम ओ से बी तक कैलकुलेट करेंगे तो ये I2 हो जाएगा दैट इज mr²। व्हाट इट मीन्स, it means the value of magnitude is changed to, why it is changed, because distance is going to change, और distance जब चेंज हो रहा है तो वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा आगे, इसको हम और ले जाना चाहते हैं कि जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, अपवर्तनांक की बात करें, आपने सुना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। अगर हम स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस यानी आप उसको जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है, जिसे हम प्रतिबल कहते हैं, प्रतिबल की बात करें, और भी सारी क्वांटिटीज हैं जिनमें ये व्यवहार होता है कि जैसे उसका जो मीडियम चेंज कर देते हैं तो वो प्रदिश राशि जैसा बर्ताव करना शुरू कर देता है। चलिए अब आप हमको बताने जा रहे हैं कि हम वेक्टर को जो का रिप्रेजेंटेशन है वो भी हमने आपको बता दिया था। अब थोड़ा सा हम उसको एक्सप्लोर करेंगे कि वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक एरो के माध्यम से किया जाता है, और एरो की जो लेंथ होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और जो इसका एरो का जो डायरेक्शन है यानी एरो जिस दिशा में है वो वेक्टर के यानी सदिश राशि की दिशा को बताता है। तो ये चीज ध्यान देने वाली है कि मान लीजिए कोई सदिश राशि ए है सपोज, उस और सदिश राशि को कैसे करते हैं, हम उस सदिश राशि को लिखते हैं, उस वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हैं और उसके ऊपर एक एरो मार्क कर देते हैं। तो अब इसको क्या पढ़ा जाएगा, वेक्टर ए। क्या पढ़ा जाएगा, वेक्टर ए। अर्थात ये जो एरो है वो बताता है कि ए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो ये वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है। अब मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं, ए और बी, राइट, और दोनों का मैग्नीट्यूड समान है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर यानी समान वेक्टर, राइट। ये बात आपको समझ में आ रही है। दो वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा, राइट। अब दूसरा एग्जांपल आपको दे रहे हैं। मान लीजिए सी है और सी की दिशा ये है, और ऐसे ही हम डी को भी बनाते हैं। मान लीजिए डी हो गया और ये सी हो गया, तो ये क्या हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो समान है। मान लीजिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड समान है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो इसे कैसे लिखेंगे, C इक्वल्स टू माइनस डी। अर्थात ये अलग दिशा में दोनों हैं लेकिन परिमाण में बराबर हैं, लेकिन दिशाएं क्या है, अलग अलग है।
और पहले केस में क्या था, ए बराबर बी था, यानी दोनों वेक्टर क्या थे, आपस में बराबर थे, इसलिए उसको हमने इक्वल वेक्टर कहा है। यहां भी वेक्टर इक्वल है बट डायरेक्शन क्या हो गया, अलग हो गया। तो क्या सेम है यहाँ पे, दूसरे वाले केस में क्या सेम नजर आ रहा है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए इसको हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। और आगे हम कल आपको बताएंगे कि वेक्टर का ऑपरेशन कैसे किया जाता है और वेक्टर के कितने प्रकार होते हैं, इसकी डिटेल चर्चा कल की जाएगी। और मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखना है कि इलेक्ट्रिक क्वांटिटी इज ए वेक्टर और स्केलर। इसका आंसर लिख के हमारे चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।